गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी के गद्य खंड से पाठ 8 पढ़ेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। आइए पहले लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका जीवन परिचय देखिए। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। 1907 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और वहां से फिर लंदन गए। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1923 ईस्वी में इन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं देखिए। बाबा साहेब आम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहेब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया था। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। ये कुछ उनकी पुस्तकें और उनके भाषण हैं लिखित रूप में, और उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत, भारत जनता इत्यादि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। आइए उनकी साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं। बाबा साहेब आधुनिक भारतीय चिंतकों में से एक थे। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया तथा ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं भी की। ये इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। इन्होंने अछूतों, स्त्रियों व मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के निर्माताओं में से एक हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति व सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष व सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं डॉक्टर आम्बेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण व अपमान से गुजरना पड़ा था। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर इन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर वस्तु प्रस्तुत करने का काम किया। इनका मानना था कि दासता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दासता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का केवल विशेषाधिकार रहेगी और हमेशा अधूरी रहेगी। आइए जब उनके द्वारा लिखित जो पाठ है श्रम विभाजन, उसका प्रतिपाद्य देख लेते हैं। यह पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था, पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण यह सम्मेलन स्थगित हो गया। अब पाठ का सारांश देख लेते हैं। लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। कहने का ये मतलब है कि श्रम विभाजन किया गया है, ठीक है, लेकिन उस आधार पर हमने लोगों को भी विभाजित कर दिया है, यानी श्रमिक विभाजन भी कर दिया है, ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकता है।
हो सकता है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा यानी उसका जो व्यवसाय है उसके प्रशिक्षण या उसके निजी क्षमता के आधार पर न करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध लेती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या उभर आती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना का कोई स्थान नहीं होता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब अंबेडकर जी की कल्पना का एक आदर्श समाज था, उसके बारे में देखें लेखक ने अपने पाठ में क्या बताया है कि इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में 3 तत्व अनिवार्यता होने चाहिए। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता और बंधुता। इनसे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। अब इसका सारांश देखिए। लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भातृत्व पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए, यानी सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सबका समान सहयोग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। ये नहीं कि एक जाति केवल दूसरी जाति के प्रति रक्षा करे, उसकी सबको सबकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व मिलना चाहिए। सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसके लिए व्यवसाय चुनने की जो स्वतंत्रता होती है वो देनी चाहिए। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दासता में जकड़ा रहेगा। दासता केवल कानूनी नहीं होती, यह वहां भी है जहां कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं, समता यानी समानता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है। देखिए क्या है। पहला है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? नहीं। असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास करने के लिए अवसर अवश्य मिलने चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्नों को ही करना होगा। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है।
अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है। समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय व मार्ग है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर भी बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी बोलते हैं, उन्होंने किस तरह से हमारे बीच व्याप्त श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रमिक विभाजन को पृथक रूप यहाँ पर दिया और हमें समझाया है कि ये किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसको घर पे पढ़ना है और दोहराना है। धन्यवाद।